हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमल और आप लोग देख रहे हैं निवेश की बात यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेगा कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल से लेके फाइनेंशियल डेटा और मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी सब कुछ के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट लर्न देन अर्न। तो बेसिकली ये कंपनी रूरल और अर्बन दोनों एरियाओं में लोगों को लोन देता है और हर किसी की मदद करता है लोन देके। ये कंपनी इनोवेटिव तरीकों से लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। कंपनी का गोल है सबको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना। कंपनी ने लेंडिगो नाम का एक स्कीम निकाला है, जिस स्कीम के अंडर कंपनी लोन देके फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। किनको? ईवी सेक्टर में जो है उन लोगों को। ये कंपनी पहले लिथियम आयन बैटरी के ऊपर लोन नहीं देता था, लेकिन अभी दे रहा है क्योंकि ये बैटरी बहुत ही कॉस्टली होता है और सबके बस का बात नहीं है कैश में इसे खरीद पाना। मेगा कॉर्पोरेशन कंपनी इस सेगमेंट में यानी कि ईवी के सेगमेंट में लोन देके सबको परचेसिंग पावर दे रहा है और फाइनेंशियल सेगमेंट में भी अच्छा सा जगह पे ले जाने की कोशिश कर रहा है कंपनी को। मेगा कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी एस्टैब्लिश्ड हुआ था मार्च 26, 1985 में। ये कंपनी एनबीएफसी कंपनी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और कोई भी पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेता है ये कंपनी। साथ में कंपनी रजिस्टर्ड भी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। चलिए आइए समझते हैं कैसे ये लोन काम करता है। बैंक्स फंड्स देते हैं लोन के तौर पे फिनटेक कंपनीज को, और फिनटेक कंपनी उसी पैसों को लोन देके उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट कमाता है। अब अगर फिनटेक कंपनी जिसको लोन दिया है वो अगर डिफॉल्ट कर जाए या फिर पैसा नहीं दे पाया तो बैंक पूरा लॉस का भागीदार नहीं हो। फिनटेक कंपनी को भी कुछ परसेंटेज लॉस लेना पड़ेगा और ये इंटरेस्ट रेट कंपनी का आता है 18 से 24% तक। अब आइए कंपनी के कुछ की रेशियोज देखते हैं। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैपिटल है 60.4 करोड़ और जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे कंपनी का शेयर प्राइस है 3 रुपए 2 पैसे। कंपनी का पीई रेशियो है 465 जो कि इंडस्ट्री पीई 20 से बहुत ही ज्यादा है। फिलहाल कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0% है। कंपनी का आरओसी 6.39% है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। कंपनी का प्लेज परसेंटेज 0 है जो कि एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। कंपनी का डेप्ट है 47.3 करोड़ और उसके अगेंस्ट कंपनी के पास मौजूद है यानी कि रिजर्व है 14.6 करोड़ का। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 1.93। कंपनी एनबीएफसी कैटेगरी में मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, इसीलिए डेप्ट टू इक्विटी ठीक ठाक है। ज्यादातर फाइनेंस करने वाले कंपनी का डेप्ट ज्यादा ही होता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इस कंपनी ने 5 सालों में 11.6% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है और 5 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है 16.7%। माइक्रो कैप या फिर एसएमई कंपनी के लिए 15 से 17% तक ठीक ठाक होता है। अभी अगर हम लोग कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स यानी कि अच्छा और बुरा देखेंगे तो एक चीज दिखेगा कि कंपनी के प्रोमोटर्स होल्डिंग अचानक 15% से बढ़ गए हैं जो कि काफी ज्यादा है और ये काफी अच्छा पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला है। क्या होगा ये मैनेजमेंट को सबसे पहले पता रहता है क्योंकि कंपनी वही लोग आखिरकार चलाते हैं इसीलिए। और कॉन्स मतलब अगर खराब पॉइंट्स देखे तो कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देता और लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब कंपनी जो डेब्ट यानी कि लोन लेता है उसके बदले में कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो मतलब कंपनी जितना प्रॉफिट कर रहा है उससे इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा कंपनी बाद में मुसीबत में पड़ सकता है। कंपनी ने इन 5 सालों में 11.6% का सेल्स डिलीवर किया है। एक लार्ज कैप कंपनी के लिए 11.6% खराब नहीं है, लेकिन एक माइक्रो कैप या फिर एसएमई के लिए 11.6% कम है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब है कंपनी के शेयर होल्डर्स इक्विटी के हिसाब से कम प्रॉफिट कर रहा है। आइए अब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले कंपनी सेल्स में ग्रोथ दिख रहा है। दिसंबर 2022 में सेल्स हुआ था 77 लाख का। 2 क्वार्टर में सेल्स हुआ था जैसे कि आप लोग देख रहे हो। मार्च 2023 में सेल्स हुआ था 75 लाख का और जून 2023 में हुआ था 73 लाख का। लेकिन जून 2023 के बाद से सेल्स बढ़ना चालू हो गया। सितंबर 2023
2023 में सेल्स हुआ था 85 लाख का। ऐसे ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए दिसंबर 2024 आया, तब कंपनी का मैक्सिमम सेल्स किया जा चुका था 1 करोड़ 61 लाख का। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में ही इंक्रीज हुआ है। कंपनी का इंटरेस्ट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। दिसंबर 2022 से दिसंबर 2024 में इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेटली 3 गुना बढ़ चुका है। ये अच्छी बात नहीं है। डिप्रिसिएशन एक जगह पे ही ठहरा है। अगर हम लोग क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिलेगा। दिसंबर 2022 में 13 लाख का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद मार्च 2023 में लॉस हो गया 34 लाख का। मार्च 2024 में प्रॉफिट हुआ 2 लाख का। जून 2024 में हुआ 3 लाख का। सितंबर 2024 में हुआ 4 लाख और दिसंबर 2024 में फिर से 4 लाख हुआ। बेसिकली क्वार्टरली रिजल्ट्स में उतना कुछ खास नहीं दिख रहा है। अब आइए थोड़ा एनुअली रिजल्ट्स देखते हैं। एनुअल रिजल्ट्स में नंबर्स आप लोगों को कुछ और दिखेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मार्च 2019 में कंपनी ने सेल्स किया था 2 करोड़ 21 लाख का। मार्च 2020 में 2 करोड़ 74 लाख का। उसके बाद मार्च 2021 में 2 करोड़ 78 लाख का सेल्स हुआ था। मार्च 2022 में 3 करोड़ 13 लाख का। मार्च 2023 में 3 करोड़ 17 लाख का। मार्च 2024 में 3 करोड़ 83 लाख का। और TTM मतलब ट्रेलिंग टिल मंथ में सेल्स किया गया है कंपनी ने 5 करोड़ 46 लाख का। मार्च 2020 से TTM यानी कि ट्रेलिंग टिल मंथ में सेल्स ग्रोथ हुआ है 99.27% का। कंपनी सेल्स हर साल बढ़ रहा है, जो कि काफी एक अच्छा साइन है। कंपनी का एक्सपेंसेस बैलेंस नहीं है, जिसके लिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में असर साफ साफ दिख रहा है। मार्च 2020 में कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया 2 करोड़ 5 लाख का। मार्च 2021 में किया 2 करोड़ 32 लाख का। मार्च 2022 में 2 करोड़ 48 लाख का। मार्च 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा घटा यानी कि डिक्रीज होके हुआ 2 करोड़ 28 लाख रुपए। फिर से 2024 में इंक्रीज होके हुआ 2 करोड़ 88 लाख रुपए। और अब ट्रेलिंग टिल मंथ में कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है 4 करोड़ 31 लाख का। अभी इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी अच्छा है। उसके बाद एक चीज नोटिस कीजिए, अदर इनकम वाले सेक्शन में पहले लॉस हो रहा था, लेकिन मार्च 2023 से कहानी कुछ अलग हो गया। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मार्च 2023 में 0 था, जो बढ़ के 41 लाख हुआ मार्च 2024 में। और ट्रेलिंग टिल मंथ में इंक्रीज होके ये बन चुका है 44 लाख रुपए। ये कंपनी के लिए काफी अच्छा इंडिकेशन है। इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और डिप्रिसिएशन एक जगह पे ठहरा हुआ है। नेट प्रॉफिट में बहुत ही फ्लक्चुएशंस यानी कि उतार चढ़ाव दिख रहा है। जैसे कि मार्च 2020 में 9 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ठीक उसी के बाद 2021 में 29 लाख का लॉस हो गया। लेकिन उसके बाद मार्च 2022 से कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मार्च 2022 में 16 लाख का प्रॉफिट किया। मार्च 2023 में 23 लाख का प्रॉफिट किया। मार्च 2024 में 26 लाख का प्रॉफिट किया और ट्रेलिंग टिल मंथ में 13 लाख का प्रॉफिट हुआ है। बाकी का डेटा अभी तक पोस्ट नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि मार्च 2025 का नेट प्रॉफिट मार्च 2024 से ज्यादा ही आएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आइए थोड़ा नजर बैलेंस शीट के ऊपर रखते हैं। कंपनी का इक्विटी कैपिटल 10 करोड़ का है और कंपनी का बोरोइंग्स मतलब डेप्ट इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये एक NBFC कंपनी है तो ज्यादा डेप्ट से कोई इशू नहीं है। मार्च 2023 से मार्च 2024 में डेप्ट 126.77% इंक्रीज हुआ है। कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, जो कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जितना इंक्रीज होगा ये चीज उतना ही अच्छा है। कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज हुआ है, लेकिन मार्च 2022 से इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्च 2022 में इन्वेस्ट किया था कंपनी ने 1 करोड़ 79 लाख रुपए। मार्च 2023 में इन्वेस्ट किया गया था 1 करोड़ 91 लाख रुपए। मार्च 2024 में इन्वेस्ट किया हुआ था 2 करोड़ 79 लाख रुपए और सितंबर 2024 में हुआ 3 करोड़ 23 लाख। अब आइए कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। कंपनी का कैश फ्लो कुछ खास नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये कंपनी में ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है। जैसे कि मार्च 2019, मार्च 2022 और मार्च 2023 को छोड़ के बाकी हर साल माइनस में है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन मार्च 2021, मार्च 2023 और मार्च 2024 को छोड़ के बाकी हर साल
साल पॉजिटिव है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेक्शन का नंबर्स क्यों नेगेटिव होना चाहिए, इसको जानने के लिए आप एटमास्को कंपनी एनालिसिस देख सकते हो। उसमें डिटेल में बोला गया है इस चीज के बारे में। आइए अब कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी देखते हैं। इस सेक्शन का नंबर भी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मार्च 2019, मार्च 2022 और मार्च 2023 में नंबर्स नेगेटिव था। बाकी हर साल पॉजिटिव में ही देखने को मिल रहा है। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा नहीं है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज में आप लोगों को दिख रहा है, मार्च 2017 में था 5636.94 डेज, जो घट के हो चुका था 2018 में 3654.87 डेज, और ऐसे ही करते करते मार्च 2023 में ये टाइम हो गया था 140.47 डेज, जो बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी का सर्विसेज से कैश में कन्वर्ट होने में जितना कम दिन लगेगा उतना ही अच्छा है। मार्च 2024 में थोड़ा इंक्रीज हुआ था, लेकिन देखना है मार्च 2025 में नंबर्स क्या आता है। अब आइए थोड़ा शेयर होल्डर पैटर्न्स पे देखते हैं। इस शेयर होल्डर पैटर्न में आप लोगों को एक अजीब यानी कि स्ट्रेंज चीज दिखेगा, वो है दिसंबर 2022 से दिसंबर 2024 तक ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है परसेंटेज ऑफ चेंज में, लेकिन मार्च 2025 में अचानक 15% का स्टेक इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है प्रोमोटर्स के अंदर। जो लोग कंपनी चला रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट टीम है, वो लोग ही जानते हैं आने वाले टाइम पे कंपनी का ग्रोथ कैसा हो सकता है, इसीलिए अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं वो लोग, और प्रोमोटर्स वही शेयर खरीद रहा है जो शेयर पब्लिक सेल कर रहा है। फिलहाल कंपनी में FII और DII स्टेक नहीं है। अब आइए ये कंपनी लेंडिगो के द्वारा क्या क्या करने की कोशिश कर रहा है और कैसे एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है जानते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, यूज्ड व्हीकल का मार्केट में जरूरत बहुत ही ज्यादा है, इसलिए कंपनी फ्यूचर में आने वाले टाइम पे सेकेंड हैंड व्हीकल के ऊपर लोन देने का प्लान कर रहा है। जैसे कि मार्केट में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को बहुत टाइम लोन नहीं मिलता है, क्योंकि बड़े बैंक्स और लेंडर लोगों को लगता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है, इसीलिए मेगा कॉर्पोरेशन कंपनी ये मार्केट पकड़ने की कोशिश कर रहा है। नंबर 3, कोई आदमी एक अच्छे से कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता है, वो आसानी से कोई भी लोन ले सकता है और उसे चुका भी सकता है, क्योंकि उसके पास एक स्टेडी इनकम होता है। तो कंपनी पर्सनल लोन का मार्केट भी छोड़ना नहीं चाहता है, उस पे भी उसको पकड़ बनाए रखनी है। नंबर 4, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, इंडिया में एनवायरनमेंट के ऊपर जो सब बिजनेस तैयार होते हैं उन पे धीरे धीरे फोकस बढ़ रहा है। तो मेगा कॉर्पोरेशन ऐसे लोगों को लोन जल्दी देगा जिन लोगों का बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली ज्यादा है। इस स्कीम को नाम दिया है उन्होंने ग्रीन फंडिंग। ये इस कंपनी का एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है। जैसा कि हम लोगों ने बताया, लेंडिगो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लोन के लिए है, इसीलिए कंपनी से लोन मिलना बहुत ही आसान है। डिजिटल सर्विस है, इसलिए नौजवान बहुत ही इजीली इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं लोन के लिए और बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि है 5वां पॉइंट। एंड 6th एंड आखिरी पॉइंट है, ये कंपनी काम कर रहा है ईवी व्हीकल मैन्युफैक्चरर और डीलर के साथ। ये कंपनी चाहता है विजिबल होना जब कस्टमर या कंज्यूमर्स को व्हीकल परचेज करना हो, जिसके दौरान कंपनी लोन दे पाए एकदम उसी वक्त पे। अब आइए देखते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के लेंडिगो स्कीम का। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आने वाले वक्त पे ईवी व्हीकल का इस्तेमाल बहुत ही बढ़ने वाला है, तो ईवी व्हीकल और उसके पार्ट्स खरीदने के लिए लोन की आवश्यकता होगी, तो धीरे धीरे इस कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट भी इसके कारण बढ़ेगा। और गवर्नमेंट भी यानी कि भारत सरकार भी ईवी को और एनकरेज कर रहा है, जिसके कारण एनवायरनमेंट ठीक हो सके। इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी देता है, जिसके लिए ईवी व्हीकल्स का इस्तेमाल और बढ़ा पाए। अब आइए सिर्फ पॉजिटिव नहीं, इस कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देखते हैं। इसका सबसे नंबर 1 नेगेटिव पॉइंट है, जैसे कि ईवी मार्केट में सिर्फ ये कंपनी नहीं है, दूसरे बड़े बैंक्स भी है, दूसरे फाइनेंस फर्म भी है और दूसरा फाइनेंस स्टार्टअप भी मार्केट में मौजूद है, जिसके लिए कंपटीशन है काफी ज्यादा इस कंपनी के लिए। दूसरा नंबर है अनसिक्योर्ड लोन और MSME फाइनेंस स्कीम में डिफॉल्ट हो जाने का परसेंटेज बहुत ही ज्यादा होता है, इस कारण से इस सेक्टर में क्रेडिट रिस्क है बहुत। और तीसरा पॉइंट है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ईवी सेक्टर में गवर्नमेंट हमेशा नए नए रूल्स और पॉलिसीज लेके आते रहता है। जैसे कि अभी फिलहाल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, लेकिन फ्यूचर में देगा कि नहीं, या फिर दूसरा कोई रूल्स लागू होगा कि नहीं जिससे कंज्यूमर्स को इफेक्ट हो, इसका डर भी बना रहता है। तो आशा करता हूँ मैं कि ये वीडियो आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव लगी और इस कंपनी के बारे में आप लोगों को काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन भी मिल चुकी है। याद रखिए, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस बनाई गई है, ये कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है।
है। कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदने या इन्वेस्ट करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए कंपनी के साथ। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग।